To watch all the video lectures of Kumar Sir, download Rankers app from Play Store now. हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर। सॉल्यूशन को एंड करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो नेक्स्ट चैप्टर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि सॉल्यूशन का लेक्चर हमारा पूरा एंड हो चुका है और सॉल्यूशन में हम आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे कि एक क्लास अभी हम और लेंगे जिसमें आपको हम कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में अच्छे से बताएंगे और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो आप एक काम कीजिए, पहले आप अपने डाउट्स को भेज दीजिए मेरे पास, हम आपके सारे डाउट्स को ले लें और उसके बाद हम लेक्चर बनाएंगे ताकि न्यूमेरिकल के साथ साथ हम आपके डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर दें। क्लियर है ना? इसीलिए हम चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं और वो चैप्टर हालांकि सॉल्यूशन आपका 100% कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके पास कोई डाउट नहीं है तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप इस चैप्टर को लेकर आगे बढ़िए और जिनका जो भी डाउट होगा वो हमें व्हाट्सएप कर देंगे या फिर आप हमें ऐप में चैट के थ्रू भेज सकते हैं। क्लियर है ना? तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। सबसे पहले जरा चैप्टर को अच्छे से इंट्रोड्यूस किया जाए कि सर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो टर्म से मिलकर बना है। आपको भी देख के नजर आ रहा है कि ये सर दो टर्म से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है और सेकेंड टर्म जो है वो केमिकल से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिकल टर्म से हमने इलेक्ट्रो लिया और केमिकल टर्म से हमने केमिस्ट्री लिया और इस तरह से ये चैप्टर बना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक्चुअली इस चैप्टर में आपको करना क्या है, तो इलेक्ट्रिकल और केमिकल को मिलाया गया है। डेट मीन्स ये कि इलेक्ट्रिकल का मतलब हो गया कि आपको यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंसीडर करना है, आपको यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेना है। और केमिकल का मतलब हो गया कि आपको यहां पर केमिकल एनर्जी लेना है। इलेक्ट्रो डेट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री डेट मीन्स केमिकल एनर्जी। क्लियर है ना? तो आपको इस चैप्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है। डेट मीन्स ये कि हम लोग इस पूरे चैप्टर में यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है ना? जैसे अगर हम इसको डेफिनेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस करना चाहें तो हम लोग सिंपली इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ conversion of chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy is called इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर है ना बच्चों? देखो हम क्या बोल रहे हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। क्लियर है ना? इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब आपको इस चैप्टर में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। चलेगा? अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आप इस चैप्टर को कैसे डील करेंगे? तो देखिए, इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। क्लियर है? इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कैसे कैसे सर? तो देखो, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट होगा हमारे पास, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट होगा
वो फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, चलेगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का होगा गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो गैल्वेनिक सेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक में करना है उसका उल्टा यहां करना है, वैसे प्रोसेस अलग अलग है दोनों में। और थर्ड पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो थर्ड पार्ट हमारा होगा कंडक्टेंस ऑफ सेल। ये हमारा थर्ड पार्ट होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। कंडक्टेंस ऑफ सेल में क्या डिस्कस करेंगे सर? तो कंडक्टेंस ऑफ सेल में हम लोग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सर व्हाट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस? तो क्वांटिटी और क्वालिटी से रिलेटेड जो भी फिनोमेना होगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इन सारे टर्म को यूज करना है। आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, आपको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो इन सब के लिए आपको कंडक्टर लेने का जरूरत पड़ सकता है, आपको इलेक्ट्रोलाइट लेने का जरूरत पड़ सकता है। क्लियर है ना? तो आप किस तरह का कंडक्टर लेंगे, आप कौन से मेटल को कंडक्टर के तौर पे यूज करेंगे, आप किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होगा या फिर वो वीक होगा, हम कितना उसका क्वांटिटी लेंगे, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हो जाएगा। हम किस क्वालिटी का लेंगे, स्ट्रांग लेंगे, वीक लेंगे, कैसा लेंगे तो वो क्या होगा, ये सारा हमको क्वालिटेटिव एनालिसिस में मिल जाएगा। तो ये हमारा मेजर पार्ट होगा, वैसे थर्ड पार्ट हमारा मेजर पार्ट होगा। तो ये हम 3 पार्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बांट करके और उसके बाद हम लोग एक एक करके पार्ट वाइज इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। देन फर्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेकंड पार्ट इज गैल्वेनिक सेल एंड थर्ड पार्ट इज कंडक्टेंस ऑफ सेल। दैट मीन्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्रोसेसेस। क्लियर है ना? तो ये हमारे पास केस है। चलो अब आपको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताने से पहले हम आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता दें। आप उन सारे बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हमको पता है, लेकिन फिर भी एक बार याद दिला देना, एक बार समझा देना, और अगर आप भूल गए हो तो आपको फिर से रिवीजन करा देना। ये मेरा काम है क्या? क्योंकि आप में तो भूलने का कला कूट कूट के भरा हुआ है। वैसे कंडक्टर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, समझ गए होंगे आप कि हम कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। कंडक्टर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ये सारा कुछ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने फिजिक्स में बहुत डिटेल में ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन हम लोग को जो डिस्कस करना है वो हम लोग फिलहाल डिस्कस कर ले। देखो, हम लोग 2 टाइप का कंडक्टर इस पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। अब कंडक्टर क्या होता है ये मत पूछना, ये आप जानते हैं। कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, हम लोग को इतना ही से काम है, ठीक है। बाकी जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। तो कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, ये आप जानते हैं। हम लोग को 2 टाइप के कंडक्टर का जरूरत है। कौन कौन सा कंडक्टर सर? तो एक जो हमारे पास कंडक्टर होगा, एक हमारे पास होगा जिसको हम लोग बोलेंगे मेटेलिक कंडक्टर। इस मेटेलिक कंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहा जाता है। और दूसरा जो हम लोग कंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ये दूसरा हमारे पास होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर।
ये दो टाइप के कंडक्टर के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, एक है मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब सर मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है? देखो मेटेलिक कंडक्टर का सीधा सा मतलब है जितना भी मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो सब मेटेलिक कंडक्टर है या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है। लेकिन जो मेजर डिफरेंस हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सर ये बात तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हाँ मेटल जो है वो मेटेलिक कंडक्टर कहलाता है, बट जो मेजर बातें हम लोग इसमें ध्यान रख के चलेंगे वो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मेटेलिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेड बाय मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर हम बोले मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब समझते हैं ना, मोबाइल का मतलब क्या होता है? बोलो सर वही वाला जिस पर बैठकर दिन भर पबजी खेलते रहते हैं, क्या सिर्फ वही मोबाइल होता है? नहीं, मोबाइल का मतलब होता है मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? वैसे आप जानते हैं, पहले भी हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं 11th में। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेड बाय मूवमेंट ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, नॉट बाय मैटर। हम इसमें एक बात और भी लिखना चाहेंगे, बट नॉट बाय मैटर। किसी मैटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं किया जाता है, मतलब मूवमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, मैटर का मूवमेंट नहीं होता है। क्लियर है ना? या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट बाय ट्रांसफर ऑफ मैटर। यहां मैटर ट्रांसफर नहीं करेगा, यहां मैटर मूव नहीं करेगा। क्लियर है ना? मैटर का मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मेटेलिक कंडक्टर। दूसरा जो हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में हम बोल सकते हैं कि दीज आर जनरली क्या? केमिकल्स। ये केमिकल्स हैं। वैसे केमिकल्स जो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद कैटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और यहां पर जो कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम यहां लिखे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेड बाय मूवमेंट ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, वैसे हम यहां लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेड बाय मूवमेंट ऑफ चार्ज, मतलब आयंस। चलेगा? मैटर, आयन एक मैटर है, तो यहां पूरा का पूरा चार्ज मूव करेगा, पूरा का पूरा आयन मूव करेगा। जैसे मान लो कि आपने एक्वस सॉल्यूशन में NaCl को डाल दिया, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा वो Na+ का पॉजिटिव और Cl- के निगेटिव के कारण सिर्फ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि Cl- जो इलेक्ट्रॉन लिया है सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन मूव करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। पूरा का पूरा Cl- मूव कर रहा है। क्लियर है? मतलब पूरा मैटर ही मूव कर रहा है, पूरा आयन ही मूव कर रहा है। चलेगा? तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हम किसको बोलेंगे? तो हम वैसे केमिकल्स को बोलेंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर कैटायन और एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद कैटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाते हैं, और कैटायन और एनायन में डिसोसिएट होने के बाद उनके द्वारा चार्ज कंडक्ट किया जाता है। क्लियर है? और उसमें पूरा का पूरा आयन का मूवमेंट होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। चलेगा? तो मेटेलिक कंडक्टर में या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। चलेगा? बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयन के मूवमेंट से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। क्लियर है ना? तो ये कंडक्टर हमारे पास होगा जिसका यूज हम लोग इस पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। नोट करो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आप लिख लिए होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक और ये फर्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो, इस टॉपिक को ध्यान से समझना। इससे रिलेटेड टॉपिक आप पहले भी गैल्वेनिक सेल जो हम सेकंड टॉपिक दिए हैं, वो टॉपिक आप रिडॉक्स रिएक्शन में 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक है?
और ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको क्या डिस्कस करना है, तो आप ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पहले समझ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। हम पहले डायग्रामेटिकली आपको अच्छे से समझा देते हैं, क्लियर है ना, और उसके बाद फिर आप इसको नोट कीजिएगा और इसका लैंग्वेज हम लिखवा देंगे। ये थ्योरेटिकल है और थ्योरेटिकल के साथ साथ ये न्यूमेरिकल वाला भी है, लेकिन न्यूमेरिकल तब मिलेगा जब इसको समझने के बाद इससे रिलेटेड हम लोग एक लॉ पढ़ेंगे, जिस लॉ का नाम है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, देखो ध्यान से। करते क्या है कि सबसे पहले इस सेल को बनाने के लिए एक कंटेनर ले लिया जाता है, जो कंटेनर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का होता है। जैसे इन्वर्टर का बैटरी वगैरह देखते हैं ना, फाइबर या प्लास्टिक का जो मोटा सा रहता है कंटेनर, उसी टाइप का। इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद इस कंटेनर में किसी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन भर देते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। आप H2SO4 ले सकते हैं, आप HgSO4 ले सकते हैं, आप AgSO4 ले सकते हैं, इवन आप NaCl भी ले सकते हैं, बट बहुत ज्यादा वर्क ये नहीं कर पाएगा। अब कौन लेंगे तो कितना वर्क करेगा वो भी हम लोग को आगे डिस्कस करना ही है, टेंशन मत लें। हम इसमें एक्वस सॉल्यूशन भर दिए। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, सपोज दैट हम इलेक्ट्रोलाइट ले लिए Ca, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद C+ और A- में डिसोसिएट हो गया, केटायन और एनायन के फॉर्म में डिसोसिएट हो गया, चलेगा। अब क्या करते हैं, अब इसमें हम एक मेटल का रॉड डीप कर देते हैं। और ये जो मेटल का रॉड होगा, ये जो मेटल का रॉड होगा ये निकेल का होगा। हम यहां एक निकेल का रॉड डाल दिए, या निकेल से ज्यादा बेटर इसमें प्लैटिनम वर्क करता है। चलो प्लैटिनम का रॉड कंसीडर कर लो। हम यहां एक प्लैटिनम का 2 रॉड डाल दिए, एक नहीं 2। ये PT रॉड है, प्लैटिनम का रॉड है। चलेगा। इसके बाद इसमें क्या किया गया, तो इसके बाद इन दोनों रॉड्स को एक एक्सटर्नल वायर से इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया गया। सपोज दैट ये इलेक्ट्रिसिटी का नेगेटिव एंड है और ये इलेक्ट्रिसिटी का पॉजिटिव एंड है, चलेगा। और किसी भी एंड में एक तरफ कहीं एक स्विच लगा दिया गया। ये हमारे पास एक सेटअप है, चलेगा। जैसे ही इस इलेक्ट्रिसिटी को इन प्लैटिनम के रॉड से कनेक्ट किया गया, हुआ क्या कि ये जो प्लैटिनम का रॉड था, देखो प्लैटिनम का रॉड क्यों लिया गया उसके पीछे का एक कारण समझ लो, फिर आप आगे का प्रोसेस अच्छे से समझना, और ये सारा कुछ कंसंट्रेट होके समझना, ठीक है। प्लैटिनम का रॉड केमिकली इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। जब तक आप प्लैटिनम को रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे, जब तक आप उसको केटायन या एनायन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक प्लैटिनम खुद से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए जनरली इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग जो रॉड लेते हैं, वो अगर हमको बिल्कुल परफेक्ट डेटा चाहिए, हमको बिल्कुल परफेक्ट एक्सपेरिमेंट देखना है, तो हमको प्लैटिनम का रॉड लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां प्लैटिनम का रॉड लिया गया है। अगर ये प्लैटिनम का रॉड केमिकली इनर्ट है, ठीक है, तो सपोज दैट केमिकली इनर्ट है, इसका मतलब कि इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है ना। चलो पहले हम यहां एक स्विच लगा दें, इस स्विच को हम फिलहाल ऑफ रखते हैं, ठीक है। मतलब कि यहां पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, क्लियर है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, दोनों जगह पर,
क्लियर हो रहा? अब क्या हुआ, अब हम जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी से इन दोनों प्लेटिनम के रोड को कनेक्ट करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का पॉजिटिव एंड था, ये इलेक्ट्रिसिटी का पॉजिटिव एंड जिस रॉड से कनेक्टेड है, उस रॉड के सारे नेगेटिव चार्जेस को, दैट मीन्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लेता है। ये जितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा ना बाबू, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपनी ओर खींच लिया। चलेगा? और जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर खींचा, ये जो रॉड था, ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इसका सारा इलेक्ट्रॉन तो यहां से मूव होने लगा किसके तरफ? इस पॉजिटिव एंड के तरफ। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, और अगर किसी रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हम लोग उस मेटल को क्या बोलेंगे? तो हम लोग उस मेटल को बोलेंगे एनोड। और इस तरह से ये जो मेटल का रॉड है, ये मेटल का रॉड क्या बन गया? एनोड बन गया। क्लियर हो रहा ना? एनोड कैथोड ऐसे ही डिसाइड होता है। तो ये जो प्लेटिनम का रॉड है, ये एनोड बन गया, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। फिर क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव एंड उस इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ इस रॉड के ऊपर आ गया। जैसे ही वो नेगेटिव के पास आया, नेगेटिव उसको रिपेल कर दिया, पुश कर दिया टुवर्ड्स दिस रॉड। जिस रॉड से ये नेगेटिव अटैच है, वो उन सारे इलेक्ट्रॉन को रॉड क्या किया, वो उन सारे इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव एंड क्या किया, उस रॉड के ऊपर पुश कर दिया। और जैसे ही उन इलेक्ट्रॉन्स को इस रॉड के ऊपर पुश किया, इस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। पहले से ये न्यूट्रल था, लेकिन अब यहां नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन क्या हुआ? इंक्रीज कर गया। चलेगा? और जहां नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन जिस मेटल के ऊपर इंक्रीज कर जाएगा, उस मेटल को क्या कहा जाएगा बोलो? तो उस मेटल को कहा जाएगा कैथोड। मतलब ये पॉजिटिव एंड हो गया और ये नेगेटिव एंड हो गया। ये एनोड बन गया और ये कैथोड बन गया। चलेगा? इस तरह से कैथोड और एनोड डिसाइड हो गया। क्लियर है ना? देख लो अच्छे से। चलेगा? जब तक ये मेटल का रॉड केमिकली इनर्ट था, तब तक इस इलेक्ट्रोलाइट में कोई मूवमेंट नहीं हुआ था। चलेगा? जब तक ये मेटल का रॉड केमिकली इनर्ट था, तब तक इस इलेक्ट्रोलाइट में कोई मूवमेंट नहीं हुआ था। मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट का जो C+ और A- है, जो बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में है, वो भी इनर्ट कंडीशन में ही था। लेकिन जैसे ही मेटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गया, तो अब इस एक्वस सॉल्यूशन वाले इलेक्ट्रोलाइट का भी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज माइग्रेट कर जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, और ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये माइग्रेट कर जाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव एंड। चलेगा? अरे भाई, जैसे ही ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज हुआ, तो इस इलेक्ट्रोलाइट का जो एनायन था, जो नेगेटिव चार्ज था, वो नेगेटिव चार्ज कहां चला गया? तो वो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गया टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्लियर है ना? अरे भाई, अट्रैक्शन नेगेटिव पॉजिटिव में ही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में ही होता है, आपको भी पता है। हंसिए मत। देखिए, तो ये जो A- है, ये A- माइग्रेट कर गया कहां? इस एनोड के ऊपर। चलेगा? मतलब एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो गया? तो अगर हम एनोड के ऊपर रिएक्शन की बात करें, तो एट एनोड क्या हो गया? ये जो A- है, ये A- ए के ऊपर, एनोड के ऊपर जाकर डिस्चार्ज हो गया। चलेगा? ये जो A- है, वो एनोड के ऊपर जाकर डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज हो गया मतलब सर, मतलब ये एक बात बताओ, जैसे ही ये A- इस एनोड के ऊपर जाएगा, इस एनोड के ऊपर, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर में क्या कर रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज वहां तैयार बैठा है, कोई नेगेटिव आए तो उसको अपनी ओर खींच ले। तो जैसे ये A- यहां रोड के ऊपर गया, ये पॉजिटिव एंड उसके इलेक्ट्रॉन को क्या किया? अपने तरफ खींच लिया। चलेगा? और वो इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ कहां चला आया?
कैथोड के ऊपर चलाया, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ कैथोड के ऊपर आया, ये जो C+ था वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि A- एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा तो C+ कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अगर कैथोड पर हम रिएक्शन की बात करें तो एट कैथोड क्या हो जाएगा, तो जो C+ है वो इस इलेक्ट्रॉन को कर लिया एक्सेप्ट, और ये बन गया C। क्लियर है ना? मतलब हम जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट किए इन प्लेटिनम के रॉड से, और जैसे ही ये प्लेटिनम का रॉड एनोड और कैथोड में कन्वर्ट हुआ, जो इलेक्ट्रोलाइट का एनायन था वो माइग्रेट कर गया टुवर्ड्स एनोड, और जो इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन था वो माइग्रेट कर गया टुवर्ड्स कैथोड। जब इलेक्ट्रोलाइट का एनायन एनोड की तरफ माइग्रेट किया तो वहां पर जाकर ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कौन खींच लिया, ये पॉजिटिव एंड अपने ओर खींच लिया, चलेगा। और वो इलेक्ट्रॉन पुश करके कहां चला आया, तो वो इलेक्ट्रॉन चला आया कैथोड के ऊपर, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन कैथोड के ऊपर आया, ये जो C+ था, जो कैटायन था, वो उस इलेक्ट्रॉन को कैथोड पर एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हो गया। मतलब जो एनायन है वो न्यूट्रल हो गया ऑन कैथोड, ऑन एनोड, और जो कैटायन है वो न्यूट्रलाइज हो गया ऑन कैथोड, और इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बन गया, चलेगा। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बन गया। अब जितना A- है वो तुरंत जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा, वो इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ यहाँ आ रहा, C+ उसको गेन कर रहा, लॉस गेन कंटिन्यू चल रहा है। मतलब सर, मतलब ये कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंटिन्यू चल रहा है, चलेगा। और इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मतलब इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी देकर उसको इनिशिएट करना पड़ा, आपको इलेक्ट्रिसिटी देकर उसको स्टार्ट करना पड़ा। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट किया, ये इलेक्ट्रिसिटी मूव करना स्टार्ट किया, और ये जो आयन था वो मूव करना स्टार्ट किया, और इस तरह से जितना भी केमिकल एनर्जी था इस इलेक्ट्रोलाइट का, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था वो इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, चलेगा। तो ये प्रोसेस है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम बहुत अच्छे से अभी आपको और भी डिफाइन कर देंगे, और इसके लैंग्वेज का जहां तक बात है तो लैंग्वेज इसका थोड़ा लंबा है, बोल बोल कर लिखवाना पड़ेगा। हम आपको नोट्स ग्रुप के चैट में, व्हाट्सएप नहीं, जो ग्रुप चैट है ना ऐप का, उसमें हम इसका लैंग्वेज डाल देंगे, इसका नोट्स डाल देंगे आज ही, ठीक है। आप वहां से इसको डाउनलोड करके और इसका नोट्स को लिख लेना। फिलहाल आप इसको नोट कर लो, ये डायग्राम बना लो, फिर हम कुछ और समझाते हैं। तो इस तरह से कैथोड और एनोड पर रिडॉक्स रिएक्शन होने के कारण जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, चलेगा। ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो, अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद इससे रिलेटेड आपको दो लॉ पढ़ना है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने के पहले हम आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और बताना चाहते हैं, और उस कंसेप्ट को कहा जाता है प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। देखो, प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या है? मतलब सर, थ्योरी को आयंस को डिस्चार्ज होने के लिए प्रीफरेंस मिलेगा। आयंस को डिस्चार्ज होने के लिए प्रीफरेंस मिलेगा। आयंस को डिस्चार्ज होने के लिए प्रीफरेंस मिलेगा मतलब क्या? मतलब ये कि जैसे सपोज दैट कि अभी हम C+ और A- ले लिए थे, तो ये तो नहीं पता कि कौन पहले डिस्चार्ज करेगा। वैसे अगर सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, तब तो पता है कि पहले कौन डिस्चार्ज करेगा। पहले जो
एनायन है वो एनोड के टुवर्ड्स जाएगा और उसका इलेक्ट्रॉन मूव करके आएगा तो कैटायन कैथोड के टुवर्ड्स जाएगा। लेकिन सपोज दैट कि अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन में एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब सर मतलब ये सपोज दैट कि हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में प्लेटिनम के रॉड्स हैं, मतलब ओवरऑल हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इसमें जो एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ है उस एक्वस सॉल्यूशन में सपोज दैट कि NaCl है और साथ में NaOH है, दो इलेक्ट्रोलाइट है। या चलो सपोज दैट कि हम NaOH भी नहीं लेते, हम थोड़ा इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को एडवांस लेवल पर ले जाते हैं और हम सिर्फ एक्वस NaCl लेते हैं। तो क्या हम सिर्फ एक्वस NaCl लिए तो यहां मोर देन वन टाइप ऑफ केटायन और मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन होगा? क्योंकि सर यहां तो सिर्फ एक केटायन Na+ और एक एनायन Cl- नजर आ रहा है। तो नहीं, ये आपका भूल है। क्यों सर? क्योंकि अब इस एक्वस सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रोलाइट NaCl है जो Na+ और Cl- में डिसोसिएट होगा और दूसरा ये एक्वस है तो इसमें H+ और OH- भी है, इसमें H+ और OH- भी है। जब इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगा तो केटायन और एनायन में वाटर का भी कुछ मोल्स डिसोसिएट होगा, चलेगा? तो सर एक बात बताइए कि अब तो यहां पर दो टाइप का केटायन आ गया और दो टाइप का एनायन आ गया। तो अगर इस एक्वस सॉल्यूशन में Na+ और H+ दोनों हैं तो इस कैथोड के ऊपर पहले कौन जाएगा? Na+ जाएगा या H+ जाएगा? या फिर सर यहां OH- और Cl- दोनों हैं तो इस एनोड के ऊपर पहले कौन जाएगा? OH- जाएगा या Cl- जाएगा? या दोनों सर एक साथ जाएगा या जैसे मन वैसे जाएगा? नहीं, ना दोनों एक साथ जाएगा और ना ही दोनों जैसे मन वैसे जाएगा। इन दोनों को डिफाइन करने के लिए, इन दोनों में से किसी एक को पहले भेजने के लिए और किसी दूसरे को बाद में भेजने के लिए जो थ्योरी दिया गया उसी थ्योरी को हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। मतलब क्या? तो मतलब ये कि दोनों केटायन में से किसी एक केटायन को पहले प्रेफरेंस मिलेगा जो कि इस कैथोड के ऊपर डिस्चार्ज होगा, उसके बाद दूसरा वाला डिस्चार्ज होगा। दोनों एनायन में से किसी एक एनायन को पहले प्रेफरेंस मिलेगा जो कि इस एनोड के ऊपर डिस्चार्ज होगा। जब वो पूरा डिस्चार्ज कर जाएगा तब दूसरा वाला उसके ऊपर डिस्चार्ज होगा। तो सर कौन पहले डिस्चार्ज होगा और कौन बाद में डिस्चार्ज होगा? ये बताइए कि सर एनायन में से पहले कौन डिस्चार्ज होगा और केटायन में से पहले कौन डिस्चार्ज होगा। तो इसी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास थ्योरी है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। दो पॉइंट जल्दी से नोट कीजिए प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में। लिखिए, इफ an electrolytic solution consists of more than two types of same ion, that is two cations or two anions, then according to this theory, all the ions of same type does not discharge simultaneously, but discharge in the order of their energy level. फुल स्टॉप दे दो, लिखो those ion discharge first on their respective electrode बोल रहे हैं, ठीक ना? इलेक्ट्रॉन मत लिख देना, इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड और एनोड, ELECTRODE इलेक्ट्रोड।
those ion discharge on their respective those ion discharge first on their respective electrodes, which needs less energy to migrate towards their respective electrode. मतलब सर, मतलब ये कहने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर दो से ज्यादा आयन एक ही टाइप का मौजूद है, दो केटायन या दो एनायन मौजूद है, तो दोनों का दोनों साइमल्टेनियसली मतलब लगातार एक साथ डिस्चार्ज नहीं होगा। तो सर कैसे होगा? तो उन दोनों में से किसी एक को प्रेफरेंस मिलेगा, और प्रेफरेंस उसको मिलेगा जिसको अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाने के लिए, माइग्रेट करने के लिए कम एनर्जी का जरूरत होगा। क्लियर है ना? अब बोलो सर, हमको कैसे पता चलेगा कि किसको कम एनर्जी का जरूरत है और किसको ज्यादा एनर्जी का जरूरत है? तो आपका ये कंसेप्ट को दूर करने के लिए हम आपके पास एक ऑर्डर लेकर आए हैं। हम उस ऑर्डर को लिखवाएंगे, एक छोटा सा ऑर्डर है, उस ऑर्डर को अभी आप नोट कर लेंगे और फिलहाल के लिए उस ऑर्डर को याद कर लेंगे। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डेटा है, आप उसको याद कर लेंगे। लेकिन एक बात और बता दें आपको, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आपको इस चैप्टर में बहुत सारा फॉर्मूला दिया हुआ है, और उनके थ्रू आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलेगा सर? कब कर सकते हैं? जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में तो अभी यही लंबा जाने वाला है। तो पहले आप उस डेटा को, हम जो लिखवा रहे हैं, आप उस डेटा को लिख लेंगे। चलेगा? नोट कीजिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ केटायंस। पहले केटायंस के एनर्जी लेवल का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको हम लिखवा दें। लिख रहे हैं? लिखिए। K प्लस Na प्लस Ca2 प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस Zn2 प्लस H प्लस Cu2 प्लस Hg2 प्लस और Ag2 प्लस, ये केटायंस का हमारे पास ऑर्डर है। ये केटायन का डिक्रीजिंग एनर्जी लेवल का ऑर्डर है। नोट कर लिए? अब लिखिए एनायन का। decreasing order of energy level of anions। चलेगा? लिखो इसमें SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। ये हमारे पास एनायन के एनर्जी लेवल के डिक्रीजिंग ऑर्डर्स हैं। चलेगा? मतलब सर, मतलब ये कि पहले कौन डिस्चार्ज करेगा और बाद में कौन डिस्चार्ज करेगा, कैसे डिसाइड करेंगे सर? तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, अगर केटायन में बात करें तो पोटासियम को चाहिए, और सबसे कम सिल्वर को चाहिए। और एनायन में बात करें तो सबसे कम आयोडीन को चाहिए, और सबसे ज्यादा किसको चाहिए? तो सबसे ज्यादा सल्फेट को चाहिए। चलेगा? नोट करो इसको, जरा तेजी से नोट करो। हो गया? देखो, अब जरा एक बात समझो। क्या समझे सर? इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन कर लो। एक बात बता दे, बोर्ड वाले बच्चे निश्चिंत रहना, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी एनसीईआरटी में नहीं है। बोलो सर, हम लोग को सिर्फ बोर्ड निकाल के क्या करना है? अरे बोर्ड के आगे जाना है, कुछ हासिल करना है भाई।
आपका हौसला बड़ा होना चाहिए। देखो इसका एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। क्या एप्लीकेशन है सर? तो इससे NaOH बनाया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से आप कास्टिक सोडा बना सकते हैं, आप NaOH बना सकते हैं। कैसे सर? तो बाय, लिखने पर मतलब ये पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा। बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। देखो अभी हम थोड़ा देर पहले यहां एक रिएक्शन लिखे थे, हो सकता है आप छाप भी लिए होंगे उस समय। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। मान लो कि हमारे पास एक्वस NaCl है, तो एक्वस NaCl है, तो NaCl में से आपके पास क्या क्या होगा? तो आपके पास Na प्लस और Cl माइनस होगा, और एक्वस है तो H2O में से आपके पास H प्लस और OH माइनस होगा। चलेगा? चलो अब जरा इसका कैथोड और एनोड पे रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है? हम ऑर्डर नहीं मिटा रहे हैं, आपको थोड़ा काम आएगा। अब देखो, अगर हम बात करें एट कहां एनोड, चलो सबसे पहले एनोड पर रिएक्शन कराते हैं। तो भाई प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अनुसार अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर हमारे पास एक ही टाइप का दो या दो से ज्यादा आयन होगा तो उसके एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग उसको डिस्चार्ज करवाएंगे। मतलब जिसका एनर्जी लेवल कम होगा वो पहले जाकर डिस्चार्ज करेगा, ठीक है? अब देखो कि इन दोनों केटायन में से पहले कौन डिस्चार्ज करेगा, Na प्लस या H प्लस? तो आपको साफ साफ नजर आ रहा कि H प्लस का एनर्जी Na प्लस से बहुत कम है। मतलब Na प्लस से पहले H प्लस माइग्रेट करके एनोड की तरफ चला जाएगा। चलेगा? अरे एनोड की तरफ H प्लस और Na प्लस कहां जाएगा? एनोड की तरफ तो इनमें से जाएगा ना, ये एनायन जाएगा, ये तो कैथोड की तरफ जाएगा। सॉरी, ये तो पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको देखना है कि Cl माइनस और OH माइनस में से एनोड के ऊपर पहले कौन जाकर डिस्चार्ज होगा। तो देखो Cl माइनस और OH माइनस में से क्लियर नजर आ रहा है कि पहले Cl माइनस जाएगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो इसका एनर्जी कम है, तो Cl माइनस गया, Cl बना दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। अब अगर हम बात करें एट कैथोड, कैथोड पर कौन जाएगा? पॉजिटिव पर तो निगेटिव डिस्चार्ज हो गया, अब निगेटिव पर पहले कौन जाएगा? तो अभी हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कंफ्यूजन में कि Na प्लस और H प्लस जो हमारे पास था, ये Na प्लस और H प्लस में एनर्जी कम किसको चाहिए? तो H प्लस को चाहिए। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को पहले कौन जाकर एक्सेप्ट करेगा? तो पहले H प्लस इस इलेक्ट्रॉन को जाकर एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है ना? चलेगा? पहले पूरा Cl माइनस डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर उस Cl माइनस के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके पूरा H प्लस डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? कैटायन में से पहले कौन डिस्चार्ज हो गया बाबू? देखो ध्यान से देखो। तो सर कैटायन में से पहले डिस्चार्ज हो गया H प्लस, और एनायन में से पहले कौन डिस्चार्ज हो गया? तो सर एनायन में से डिस्चार्ज हो गया Cl माइनस। जैसे ही पूरा का पूरा Cl माइनस और पूरा का पूरा H प्लस डिस्चार्ज हुआ, हम इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, हम इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को रोक देंगे। और हम जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को रोकेंगे, हमारे पास जैसे ही उस इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन को हटाएंगे, उस सॉल्यूशन में Na प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना देगा? तो सॉल्यूशन में Na प्लस और OH माइनस मिलकर बना देगा क्या? बोलो बोलो बोलो, NaOH कास्टिक सोडा। मतलब हम क्या करेंगे? तो हम बोल सकते हैं कि ऑन स्टॉपिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, just after complete discharge of क्या बोलो, just after complete discharge of Cl minus and H plus,
वी गेट क्या मिल जाएगा, तो सर Na+ और OH- मिल जाएगा हमको NaOH। कैसा मिलेगा, एक्वस मिलेगा, क्योंकि ये सब कहाँ है, एक्वस सॉल्यूशन में है, चलेगा। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि ऑन इवेपोरेशन ऑफ एक्वस NaOH we get क्रिस्टलाइन NaOH। हम इसको इवेपोरेट करवा देंगे, जितना वाटर होगा वो वहां से इवेपोरेट कर जाएगा, और वाटर के इवेपोरेट होते ही हमको क्रिस्टल NaOH मिल जाएगा, क्रिस्टलाइन NaOH मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाकर किसका, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाकर, एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस करवाकर NaOH को फाइंड कर लिए, चलेगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। आप ये सब कुछ नोट कर लेना, हम साइड हो जाते हैं ताकि एक बार आप पॉज करके देख लो, नोट कर लो, और फिर हम वापस यहाँ आ जाते हैं आपसे कुछ बात करने के लिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये फर्स्ट लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस का, मतलब लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का। और लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कस करेंगे। आप मिस तो आप वैसे नहीं कीजिएगा, हम बोलने वाले थे कि आप मिस मत करना, लेकिन आप मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि मजबूरी है, बैठ के घर पे पढ़ना है और करेंगे क्या, क्लियर है ना। तो आप अपने नेट को, जो आपके मोबाइल में डेटा मिल रहा है जियो का, उसको अच्छे से यूज करें और उस डेटा को अच्छे से यूज करके अपने पढ़ाई में लगाएं, ना कि उसको गेम खेलने के लिए बचाने के चक्कर में रहें कि आज लेक्चर को थोड़ा सा देखते हैं या कुछ छूट गया तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करते हैं लेक्चर को, क्योंकि डेटा खत्म हो जाएगा और हम गेम मेरा छूट जाएगा। भाई गेम बाद में भी खेल सकते हैं, इस टाइम आपको पढ़ने का ज्यादा जरूरत है, क्लियर है ना। क्योंकि एक बात हम जाते जाते आज भी बोल दे रहे हैं कि इंडिया लॉकडाउन में है, आपका फ्यूचर लॉकडाउन में नहीं है, ठीक है। तो अपने नेट को ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए लेक्चर्स देखने में, क्लियर है ना, गेम खेलने के चक्कर में मत पड़िए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक फ्रेश टॉपिक के साथ, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ। गुड बाय।